थैंक यू ऋचा जी, इतना अच्छा स्वागत हम लोग का किया। तो डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो पंकज जी, मेरा पहला आपसे प्रश्न है कि जो ये आपने पुस्तक लिखी, लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं, तो ये ही टाइटल क्यों? क्योंकि जिन्होंने ये पुस्तक पढ़ी है और जो ये कविता पढ़ी है, स्पेशली अगर यही पढ़ी है, तो उसके अंदर तो बहुत दर्द है, बहुत मर्म है। तो इस लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं, उससे तो लगता है कि बहुत लड़ाई झगड़ा है, बहुत झगड़ालू वाला कुछ है, लेकिन उसमें अंदर कुछ है और ही था। तो कुछ इस पे प्रकाश डालिए। ये झगड़ालू वाली लड़ाका नहीं है, ये फाइटर वाली लड़ाका है, पहली चीज़ तो ये। और जो टाइटल है हमारे अवधी में और हमारे भोजपुरी में भी कहावत है कि लड़कियां बड़ी लड़ंका है। भोजपुरी में कहते हैं लड़कियां ना बड़ी लड़ंका है, तो ऐसे बोलते हैं। तो ये कहावत चली आ रही है, होने से पहले से ही उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। जी जी। उसकी लड़ाई तो गर्भ से शुरू होती है जी। और वहाँ से पहुँचते हुए कितनी लड़ाइयाँ वो लड़ती है। और जब टैक्सी में बैठती है तो लड़ाई लड़ रही होती है, बस पे चल रही होती तो लड़ाई लड़ रही होती है, ट्रेन में जाती है तो लड़ाई लड़ रही होती है। हर जगह प्रोफेशन, जब किसी कहीं बड़े पद पे जाती है वहाँ भी उसको एक लड़ाई का सामना करना पड़ता है। इतनी सारी लड़ाइयाँ जब लड़कियाँ लड़ती हैं, तो मैंने लिखा था उनकी पूरी लड़ाई को समराइज करते हुए कि वो कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ लड़ती हैं। तब इस कविता का जन्म हुआ। लड़कियाँ बड़ी लड़ाका होती हैं और जनता ने इसे बहुत पसंद किया और लंबी यात्रा इस कविता ने की। बाद में नहीं तो कुछ 4 लाइन हो जाए इसके बारे में। कविता कुछ यूँ शुरू होती है कि मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना होता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। लड़ना होता है तमाम अश्लील फक्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से, ऑटो में सट कर बैठे किसी मन चले की फितरत से। उसे लड़ना होता है विडंबना वाले सच से, जाने कितनों के बैठ टच से। वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति न देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा ये दर्द सताता है कि 3 बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। बहुत खूब। लड़की की शादी हम लोग पहले कर देते हैं, वो एसेट नहीं, उसे बोझ की तरह से देखा जाता है। जल्दी शादी करो तो गंगा नहाओ, कहावत है लड़की की शादी करो तो गंगा नहाओ। तो मतलब क्या है, क्यों गंगा नहाओ? कोई पाप है क्या? पाप कर दिया हमने शादी करके? बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी हमारे। तो मैंने ये कविता लिखी। खैर किताब पढ़ी है तो पूरी कविता वो जो लोगों ने या मोबाइल के थ्रू पहुंची होगी लोगों के पास, उन्होंने पूरी कविता पढ़ी होगी। तो फीमेल्स जो यहाँ बैठी हैं, जो भी अभी सर ने बोला, आप उससे अग्री करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? गर्ल्स, जो सर ने बोला उस पर अग्री करते हैं? तो अग्री करते हैं, मतलब कि आपकी सार्थक हुई कविता। जी। अच्छा पंकज जी, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, आप मशहूर तो सिर्फ कवि के रूप में हैं, राइटर हैं, इसलिए मशहूर हैं, लेकिन बाय प्रोफेशन तो आप साइंटिस्ट हैं। तो इतना रेयर और एकदम अजूबा टाइप का कॉम्बिनेशन कैसे? इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, CDRI, वो दवा बनाने का काम करता है। तो देखिए, दो दवा बना रहे हैं। मुझे लगता है 2 तरह की दवाएं होती हैं। एक होती है तन की दवा जो वैज्ञानिक बनाते हैं, और दूसरी होती है मन की दवा जो सिर्फ कवि बना सकता और कोई नहीं बना सकता। तो मैं तन और मन दोनों की दवाएं बनाने का काम करता हूँ। वहाँ लैब में बैठ करके तन की दवा बनाता हूँ और मंचों पे जाता हूँ, कवि सम्मेलनों में जाता हूँ, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास करता हूँ, तो वहाँ मन की दवा बनती है। तो शायद ये मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे पता है, मेरी नॉलेज है, आप इंडिया के एक अनोखे और अकेले कवि हैं जो इस कॉम्बिनेशन में हैं। हाँ, शायद बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाला है। तो एक सीरियसली मैंने यही कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन है, इस पे एक तालियां तो बनती हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, मैंने सुना था कि अनुपम खेर जी ने आपकी ये कविता लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं टाइम्स स्क्वायर से पढ़ी, और शायद तब तक वो अवगत भी नहीं थे कि आपने लिखी है। और लेकिन उन्होंने पढ़ी, लेकिन जब उनको पता चला सोशल मीडिया के थ्रू, तो उन्होंने वापस आपको फ़ोन किया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था इस प्रसंग को थोड़ा? ये कविता मैंने जब लिखी थी, ये नवभारत टाइम्स में मैं कॉलम लिखा करता था, प्रसून के पंच, बड़ा पॉपुलर कॉलम था, वो लोग पढ़ते थे उसे। तो सबसे पहले कविता उसी कॉलम में छपी थी, साप्ताहिक कॉलम मेरा आता था उसमें। और उसके बाद में देखते ही देखते ये ट्रेवल करने लगी।
कविताएं अच्छा पहले के साहित्यकार लिखते थे तो लोगों को किताब में पढ़ना पड़ता था, मैगजीन में। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कोई भी अगर कविता में दम है तो कुछ ही घंटों में वो शायद लाखों करोड़ों तक पहुंच जाएगी। इतनी शेयर हुई, इतनी वायरल हुई, कितने लोगों के फोन आए, कुछ लोगों ने वो कविता मुझे ही वापस भेजी, देखो किसी कवि ने लिखी, कितनी अच्छी कविता है। नाम गायब हो जाता है जब कविता वायरल होती है, तो कवि गायब हो जाता है। और कभी कभी तो लोगों को इतनी ज्यादा अपनी कविता लगती है कि अपना नाम डाल देते हैं। जी। तो मुझे बड़ा उसको मैं पॉजिटिव मानता हूँ। हमने कहा इतना कनेक्ट हो रहा है तो लगता है मैंने ही लिखी है, तो उसे मैं कोई चोरी नहीं मानता हूँ, उसे बड़ा अच्छा मानता हूँ, बड़ा पॉजिटिव मानता हूँ कि भाई इतना कनेक्ट हो रहा है वो। तो ये कविता ने यात्रा करी, बड़ी लंबी यात्रा करी। तो ये कविता अनुपम खेर जी तक उसी सोशल मीडिया के थ्रू ही पहुंची थी। और उन्होंने उस वक्त इंटरनेशनल वुमेंस डे था 8 मार्च, तो 8 मार्च को उन्होंने उस समय शूटिंग कर रहे थे, टाइम्स स्क्वायर में न्यूयॉर्क में थे। तो वहाँ उन्होंने इस कविता को वहाँ से पढ़ा टाइम्स स्क्वायर से, और उसके बाद में वो मेरे पास लोग उन्होंने डाला अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे और ट्विटर वगैरह पे, सब पे डाला। उसके बाद लोग मुझे टैग करने लगे, पंकज प्रसून की कविता है, पंकज प्रसून की कविता है। हजारों लोगों ने टैग किया और वो कविता मतलब 24 घंटे के अंदर 20 मिलियन लोग उसे देख चुके थे, सिर्फ 24 घंटे के अंदर। ये ताकत होती है। आप आजकल सोशल मीडिया, मैं तो बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ सोशल मीडिया को, इतनी ताकत है। कहाँ पाठक, आपको 20 मिलियन पाठक कैसे मिल सकते, मिल ही नहीं सकते। सोशल मीडिया ही आपको 20 मिलियन पाठक घंटों भर में दिला देती है। 20 मिलियन लोगों ने अनुपम खेर जी की उस कविता को, उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा था, वो एक्टर भी हैं चूंकि, तो उनका जो पढ़ने का अंदाज था वो बड़ा अच्छा था, बिल्कुल उन्होंने याद करके पढ़ा था। बाद में उन्होंने बताया मुझे। तो जब वो लोगों ने टैग किया तो एक दिन बाद उनका फ़ोन आया मेरे पास कि मैं अनुपम खेर बोल रहा हूँ। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो क्या इतना बड़ा एक्टर है, मुझे क्यों फ़ोन कर रहा है। बोला मैं सच में अनुपम खेर बोल रहा हूँ, और वो आपकी कविता मुझे मिली थी और बाद में लोगों ने बताया, मैंने आपको सर्च किया तो मेरा जो पर्सनल असिस्टेंट है उसने आपका नंबर गूगल से सर्च करके और मुझे दिया है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उन्होंने फिर से एक पोस्ट डाली दोबारा से कि मैंने उस कविता के जो रचयिता थे उनको मैंने खोज निकाला और वो पंकज प्रसून है और बड़ा रिगार्ड व्यक्त करते हैं। उन्होंने दोबारा से एक पोस्ट डाली, तो ये कहानी हुई और उसके बाद में फिर रिश्ता बन गया उनके साथ एक। फिर मेरे कम से कम उन्होंने 8 कविताएं पढ़ी। मदर्स डे आया तो उन्होंने कहा पंकज कोई माँ पे कविता है आपके पास तो मुझे दो, मैं अपनी माँ के लिए पढ़ना चाहता हूँ। उनकी माँ दुलारी उनका नाम दुलारी है, बड़ा प्रेम करते हैं उससे, उनके वीडियोस खूब डालते रहते हैं। फिर उन्होंने वो कविता पढ़ी। फिर एक पिता के लिए मैंने कविता लिखी तो वो पढ़ी उन्होंने, और उसके बाद में उनकी किताब आई योर बेस्ट डे इज टुडे, तो उस किताब के लिए उन्होंने कविता लिखवाई और उस कविता को उन्होंने अपनी किताब में जगह भी दी, उसको छापा भी बाद में। तो इस तरीके से ये क्रिएशन के थ्रू ये रिश्ते बन जाते हैं कभी कभी। जी। और कभी नहीं सोच रहा होता है कि ये कविता कहाँ पहुँचेगी, किसके पास पहुँचेगी, और ये जब लिखते हम नहीं सोच रहे होते हैं, लेकिन रिजल्ट बड़े उसके सकारात्मक रहे और बड़ी खुशी हुई कि मैं कोई ऐसी रचना रच पाया। देखिए, लेकिन मैं इसमें अनुपम खेर जी की मॉडेस्टी कहूंगी कि उन्होंने जान के आपको फिर से नई एक पोस्ट डाली, टैग किया। बिल्कुल। और रीजन मेरा इसलिए है ये कहने का कि मैं जब आपका सोशल पेज देख रही थी, आपका जो फेसबुक पेज था उसमें देख रही थी, तो आपने एक बार उस पर कविता भी लिखी है शायद, कि जब आपने अपने नाम से कविता डाली तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि इसमें ये सही नहीं, भाषा नहीं सही, अरे मुझसे चेक करा लेते। लेकिन जब आपने अगले दिन कोई और कविता नागार्जुन जी के नाम से डाल दी, तो ये वो है कि उनकी महानता थी कि उन्होंने आपको इतना मान दिया और आपको टैग भी किया। बिल्कुल। अच्छा। और फिर उन्होंने इस किताब की भूमिका भी लिखी, और इतना ही नहीं, इतने प्रेम हो गया उन्हें इस किताब से कि उन्होंने कहा कि पंकज प्रसून इस किताब का जो लोकार्पण होगा ना वो तो बम्बई में होगा। मैंने कहा नहीं, मैं लखनऊ में कराना चाहता हूँ, वहाँ हमारे कहने तुम ऐसा करो बम्बई आ जाओ, तुम्हारा विमोचन कराते हैं। मैंने कहा सर वो कहाँ कराएंगे, कहने नहीं मैं कराऊंगा। तो मैं बम्बई गया और उन्होंने इसका लोकार्पण राजभवन में कराया, और हेमा मालिनी जी ने इस किताब का लोकार्पण किया। कहा कि वो सांसद हैं, उनको बुलाया, और वहाँ के राज्यपाल कोश्यारी जी थे, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जिनको मैं सिर्फ टीवी पे देखता था, सिनेमा में देखता था, वो सारे बड़े लोग सब सुनने के लिए बैठे हुए थे। तो ये बड़े एक्टर की महानता होती है। मैं तो बड़ा उनको आदर के साथ में हमेशा उनका मैं कृतज्ञ रहूँगा कि उन्होंने इस कविता को कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। आपकी सबसे ज़्यादा फीमेल फॉलोइंग है, और फीमेल्स भी, वो भी आज की युवा पीढ़ी,
और उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। आपने एक कविता लिखी हुई है, ब्रेकअप के बाद का प्यार। जी जी जी। तो ये क्या है, ब्रेकअप के बाद का क्या प्यार? मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए, कभी को बेहद सकारात्मक होना चाहिए। जो नकारात्मक हो गया वो तो कभी ही नहीं रह गया। तो अच्छा कभी वही होता है जो बेहद नकारात्मक माहौल में कोई सकारात्मक चीज़ ढूंढ लाता है। खूब आग लगी हो तो कभी को बुझाने का काम करना चाहिए, उसको भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। अब युवा पीढ़ी में आजकल, पहले खत लिखे जाते थे, अब वो नहीं लिखे जाते हैं, नया ट्रेंड आ गया है भाई। अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। पहले खत जला दिए जाते थे, उसके बाद में अब खत ही नहीं लिखे जाते हैं, अब नया अब ब्लॉक कर देते हैं। नहीं, अब स्नैपचैट है, स्नैपचैट है, और अब ब्रेकअप हो गया तो ब्लॉक कर दिया। तो नया ज़माना आ गया, नए दौर की विसंगतियाँ आ गई। तो ये कविता थी मेरी, ब्रेकअप के बाद का प्यार। तो मैंने लिखा था कि देखिए ऐसा है कि मैं आपको सुना देता हूँ कि जैसे बारिश के एहसास के लिए तपिश ज़रूरी है, छाँव के एहसास के लिए धूप ज़रूरी है, मिलन के एहसास के लिए जुदाई ज़रूरी है, संभलने के एहसास के लिए गिरना ज़रूरी है, जुड़ाव के एहसास के लिए टूटना ज़रूरी है, ठीक वैसे ही प्यार के एहसास के लिए ब्रेकअप ज़रूरी है। तो ब्रेकअप के बाद ही होता है जब हम एक दूसरे को अनफ्रेंड कर देते हैं, लेकिन प्रोफाइल फ़ोटो से नज़रें नहीं हटती। व्हाट्सएप पर कई बार मैसेज लिखते और मिटाते हैं, लेकिन सेंड नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे की डीपी को जूम करके देखते रहते हैं। हम चुप रहते हैं, एक दूसरे से कुछ नहीं कहते, लेकिन स्टेटस बदल बदल के बहुत कुछ कह रहे होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। प्यार का एहसास तो ब्रेकअप के बाद ही होता है, जब पार्क की बेंच पर झपकी आ जाती है और सर को कोई ठिकाना नहीं मिलता, जब प्लेट में चिली पोटैटो आधा बचा रह जाता है और वेटर पूछता है मैडम के आने में देर है क्या। जब लड़की शोरूम में टॉप को लेकर घंटों उलझी रहती है और सेल्स बॉय कहता है अरे सर होते तो फट से पसंद आ जाता। 5 रुपए में जोड़ा सलामत रहे की दुआ करने वाली बस स्टॉप के भिखारन जब पूछती है अरे साहब जी को तो चलेगे का। अरे प्यार का एहसास तो ब्रेकअप के बाद ही होता है, जब हम एक दूजे को गालियां देकर के प्यार कर रहे होते हैं, जब एक दूजे के गिफ्ट जलाकर प्यार कर रहे होते हैं, जब एक दूजे से नफरत करके प्यार कर रहे होते हैं। बड़ा अजीब होता है ये ब्रेकअप जब हम एक दूजे की यादें मिटाकर याद कर रहे होते हैं। पंकज जी, अब एक मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। आप दिन भर तो लैब में बिताते हैं जी। और देखिए लेखक होता है, कवि होता है, वो हमेशा लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, कहीं ना कहीं किसी को देख रहा होता है, तब इतनी ये सब चीज़ें लिख सकता है और लिख पाता है जनरली। जी। तो आपको कब टाइम मिलता है ये सब इतना नज़दीकी से देखने, क्योंकि जो आपकी कविताएं हैं आज के टाइम के, आज के जो युवा पीढ़ी है उन्हीं पे ही केंद्रित है बहुत सारी। जी जी जी। तो ये कैसे आप समय निकालते हैं इसके लिए? देखिए, जैसे वो कह गया ना कि कबीरदास जी कहते थे कि सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आखिर देखी। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। समय को निकालना नहीं पड़ता है, समय खुद निकलवा लेता है। वो जो कविता होती है ना, वो लिखनी नहीं पड़ती है, वो खुद लिखवा लेती है लेखक से। और 2 तरीके का लेखन होता है। एक तो लेखन होता है कि जब हम एफर्ट करके लिख रहे होते हैं, बहुत एफर्ट किया तब जाके कोई रचना बनी। और एक दूसरा लेखन होता है जिसको अनायास लेखन कहते हैं। ये तो सायास हुआ कि हमने एक टॉपिक डिसाइड किया और हम फिर मेहनत कर रहे हैं, घंटों बैठे हुए हैं, कलम चला रहे हैं, उधेड़ बुन में हैं। एक लेखक बड़ा सहज लेखन होता है, जिसे कविता कहते हैं, उतरती है ऊपर से। अनायास लेखन, एक विचार ऐसा दिमाग में आ गया कि वो विचार ने थोड़ी देर के लिए, अब मैं लैब में काम भी कर रहा होता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट लगा रहा होता हूँ, उस वक्त कोई विचार आ जाता है, मैं तुरंत लिख लेता हूँ। मैं टाइम बिल्कुल नहीं लगाता हूँ, थोड़ी देर के लिए रोक करके 10 मिनट मैंने लिखा। और कविता, मुझे ऐसा लगता है कि कवि लिखता नहीं है, कविता खुद कवि को लिखती है। जी, तो हो जाता है। और मैं जैसे कहीं कुछ बलिदान तो देने ही पड़ते हैं। अब भाई जैसे लोग बाहर जाते हैं, फिल्में देखते हैं जा करके, मैं तो कुछ ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को। बाहर निकलता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, सामने हमनवाजी बैठे हुए हैं, कभी इनके साथ बैठ जाता हूँ, अरविंद झा जी पीछे बैठे हुए हैं, कभी इनके साथ बैठ जाता हूँ। एक्सपीरियंसेस पता चलते हैं। बिना सिर्फ किताबें पढ़ के आप लिख नहीं सकते हैं।
किताबें सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं लिखा जा सकता है, आपको निकलना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा, सुनना, ऑब्जर्व करना। बिल्कुल ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आपने अभी बताया था कि अनुपम खेर जी अपनी अम्मा से, अपनी मम्मी हाँ। से, दुलारी जी से बहुत प्यार करते हैं, और उसी संदर्भ में एक आपकी कविता भी है, अम्मा का बुना हुआ स्वेटर, और वो भी बहुत वायरल हुई थी, और वायरल के साथ इतना उसने सोसाइटी पे इफेक्ट डाला था कि जो ये आज की हमारी युवा पीढ़ी है, हम युवा पीढ़ी क्यों कहें, हम लोग सब लोग मॉल की तरफ भागते हैं, ब्रांडेड कपड़ों की तरफ भागते हैं, वो वापस माँ के बुने हुए स्वेटर पहनने लगे, और रातों रात ये चेंज आया था कि लोगों की डीपी तक चेंज हो गई माँ के बुने हुए स्वेटर के साथ, और लोगों ने, कितने लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने आपको टैग किया था। जी जी तो जी। आप मानते हैं कि लेखक हुआ, कवि हुए, ये समाज में चेंज लेके आते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण बनते हैं? आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर कवि एक एक्टिविस्ट होता है। कभी किसी का शेर उतर गया, पब्लिक में चला गया, लोग उसको कोट करने लगे, तो उससे सुधार तो होता ही होता है। इस कविता के संदर्भ में मैं बताऊं कि माँ का बुना स्वेटर कभी छोटा नहीं पड़ता। जी जी। तो मैंने इस कविता को पोस्ट किया था फेसबुक पर, अनुपम जी ने भी इसे पढ़ा था, तो लोगों ने सच में अपनी डीपी बदल दी, और बहुत सारे लोग जो कोट पैंट पहन के जाते थे अपने ऑफिस में दिखाने के लिए, मैं कोट पैंट टाई वाला हूँ, वो लोग माँ की स्वेटर पहन के ऑफिस गए जी कि ये मेरी माँ का बुना स्वेटर है। तो कविता संवेदना जगाने का काम करती है। अगर आपकी कविता सोई हुई संवेदना को नहीं जगा पाती है तो निरर्थक कविता है। हम क्यों लिख रहे हैं आखिर? हमारा पर्पस क्या है लिखने का? पर्पस यही है कि आपको संवेदनशील बनाना, आपको मूल्यों की ओर वापस ले जाना, जो आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। तो इस कविता के आने के बाद में बहुत सारे लोगों ने अपनी डीपी बदली, माँ का बुना हुआ स्वेटर पहना, फोटो खिंचाई और लिखा कि देखिए मेरी माँ का बुना स्वेटर कितना अच्छा है। और बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो वाकई में मोटे हो गए थे, स्वेटर नहीं पहन सकते थे, तो उन्होंने स्वेटर के साथ में सेल्फी डाली कि मेरी माँ का बुना स्वेटर है और देखिए कितना अच्छा है। तो एक आंदोलन सा चला फेसबुक पे, और हज़ारों लोगों ने टैग किया, मुझे अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है उनकी माँओं को बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वो एहसास वापस जगा दिए थे जो शायद हम लोग भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शहर लखनऊ में बैठे हैं और आपकी लखनवी लड़की के इजहार इश्क की बात ना हो तो फिर ये डिस्कशन, ये हमारा टॉक शो जो है ये अधूरा रह जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने लखनवी लड़की क्यों चुनी? कानपुर की क्यों नहीं, शाहजहांपुर की क्यों? देखिए, मैं ना कानपुर में रहा, ना शाहजहांपुर में रहा, ना मैं बाराबंकी में रहा। मैं लखनऊ में रहा तो जाहिर सी बात है, आदमी जहाँ रहता है वहाँ से ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है। तो सोचा कि लखनवी लड़की है तो वो कैसे इजहार करेगी, बड़ा तहजीब व तमद्दुन से लदी हुई लड़की रहती है। तो मैंने एक कविता लिखी थी कि लखनवी लड़की का इजहार इश्क कैसे होता है। ये बहुत बड़ा शहर नहीं है लखनऊ, छोटा सा शहर है। मुंबई जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं कि रात भर लोग जागते हों, और दिल्ली जैसी वो इतना मेट्रो पर इतना सारी भीड़ नहीं है, वो शो ऑफ लखनऊ में नहीं है। तो एक ऐसी लड़की जो शो ऑफ नहीं करती है, लखनऊ की लड़कियाँ शो ऑफ बिल्कुल नहीं करती हैं। मैंने बहुत लड़कियों को ऑब्जर्व किया है, तो ये उसको लेकर के ये थी कि मैं थोड़ा सा उसकी दो लाइनें सुना देता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में उठाया एक खुशनुमा रिस्क था, मेहरबान मुझे कभी एक लखनवी लड़की से इश्क था। मैं चाहता था कि एक बार वो भी इजहार कर दे, मुझे खुशियों से भर दे, लेकिन लड़की खाटी लखनवी थी। जब उससे डेटिंग की बात की तो बोली आपके एग्ज़ाम की डेट कब है। जब भी रोमांटिक फिल्म दिखाने की बात की तो बोली अरे इन पैसों से गुनाहों का देवता क्यों नहीं खरीद लेते। जब भी उसे पिज्ज़ा हट चलने को कहा तो बोली चौक के बतासे खाने चलते हैं ना। जब नए साल पर डिस्कोथेक जाने को कहा कि बोली चलिए कुड़िया घाट पे बैठते हैं। जब भी उसे गले लगाना चाहा तो बोली आदाब करना नहीं आता क्या। इम्प्रेस करने के लिए खूबसूरत शर्ट पहन के आया तो बोली पेट निकल रहा है आपका। जब उसे रात में ठीक 12 बजे बर्थडे विश किया तो गुस्से में बोली क्यों जग रहे हैं अब तक। जब भी दीवाना बनने की कोशिश की तो बोली गालिब का दीवान पढ़ के आइए।
जब रिंग खरीदने तनिष्क के शोरूम में गया तो बोली गड़बड़ झाले में वैरायटी ज़्यादा है। ताज होटल में सूप पिलाना चाहा तो बोली खुले में शर्मा की चाय ना ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने व्हाट्सएप पर टेक केयर का मैसेज कभी नहीं आया, लेकिन दिन में 3 बार पूछती थी खाना खाया कि नहीं खाया। उसने प्यार को कभी कह के नहीं जताया। उसका फेवरेट गाना पूछा तो रूना लैला का गीत गुनगुनाया। तुम्हें हो न हो लेकिन मुझको इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है। नहीं है, कहते ही नहीं है। मैंने उसे इजहार करने के लिए बहुत उकसाया, लेकिन वो लव यू नहीं बोली। आखिरकार मेरी समझ में आया, ए दिल तो फिजूल रोता है, ये लखनवी इश्क है ना, कहने और करने से नहीं होने से होता है। बहुत। और एक अंतिम की लाइनें थी कि लखनवी लड़की ना गजब ही होती है जनाब, जब दर्द बंट रहा होगा तो कहेगी पहले मैं, और जब खुशी बट रही होगी तो कहेगी पहले आप। क्या बात है। ये तो लखनऊ की रवायत है। पंकज जी, हम सभी जो लखनऊ की लड़कियां हैं उनका आपने इतना अच्छा हम लोग को टाइटल दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत आभार हम उन सबकी तरफ से प्रकट करना चाहते हैं जी। और अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रही है, आपकी जो व्यंग, आप ज़्यादातर व्यंग लिखते हैं जी, जी। लेकिन व्यंग से इतनी चीज़ों में, अभी मैंने जितने चीज़ों का जिक्र किया, बहुत चीज़ों में आपने सोसाइटी में चेंज लेके आए। जी, जी। और उसी चेंज का एक और था गड्ढा ज्ञान। हाँ। तो ये गड्ढा ज्ञान पेपर में भी बहुत आया था कि आपने जब ये कविता लिखी थी तो जानकीपुरम के जो जितनी सड़कों में जितने गड्ढे थे सब भर गए थे। तो ये थोड़ा इसमें प्रकाश डालिए। ये बड़ा exactly अनोखा वाकया था। हमारे जानकीपुरम में मैं रहता हूँ, वहाँ बहुत सारे गड्ढे थे एक ज़माने में, और वो बहुत विधायकों को लिख के दिया, नगर निगम एलडीए सब लोग चिट्ठियाँ देते थे, कुछ होता नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कविता को एक्टिविज्म का जरिया बनाया जाए। तो मैंने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, गड्ढा सम्मान समारोह। उसमें हमने गड्ढों को अवार्ड दिए, गड्ढा भूषण, गड्ढा विभूषण, गड्ढा श्री, गड्ढा शिरोमणि, गड्ढा रत्न। गड्ढों को सम्मानित किया और बाकायदा गड्ढों का श्रृंगार किया गया, उस पर माला डाली गई और मैंने गड्ढा गान लिखा। मैंने गड्ढों के फायदे बताए, गड्ढों के हमने 50 फायदे बताए थे। हमने बिल्कुल विरोध नहीं किया, भाई व्यंग्यकार विरोध कहाँ करता है। मैंने गड्ढों के फायदे बताए। मैंने बताया कि गड्ढे आपको धैर्य सिखाते हैं। अचानक जा रहे हैं, अचानक से गड्ढा आ गया कहीं सड़क पे, तो आपको धैर्यवान बनाना गड्ढे सिखाते हैं। और यह मत कहिए कि ई रिक्शा गड्ढे में गिर गया है, बल्कि ये कहिए ई रिक्शा गड्ढे के सम्मान में झुक गया है। मैंने उसमें और बहुत सारी चीज़ें बताई। हमने कहा गड्ढा है तो उसमें पानी भर जाएगा, आप मछलियाँ भी पाल सकते हैं, उसको सकारात्मक वे में लीजिए। सारी बड़ी सभ्यताएं गड्ढों से निकली हैं, तो हो सकता है जहाँ पे गड्ढा आप देख रहे हैं उसके नीचे कोई नई सभ्यता ही बस रही हो, आपको पता ना हो सकता नई सभ्यता का जन्म हो जाए। तो मैंने गड्ढा गान लिखा था पूरा। मैंने लिखा था कि गड्ढा हमारी आन है, गड्ढा हमारी शान है, गड्ढा हमारे देश के संस्कृति की पहचान है, वो गड्ढा सदा है शाश्वत। सड़क क्षणभंगुर है, मिट जाती है, गड्ढा शाश्वत है, कभी नहीं मिटता है। कि गड्ढा हमारी आन है, गड्ढा हमारी शान है, गड्ढा हमारे देश के संस्कृति की पहचान है, वो गड्ढा सदा है शाश्वत, इसको मिला वरदान है। और हिंदुस्तान में गड्ढा नहीं, गड्ढे में हिंदुस्तान है। क्या बात है, बहुत बहुत जी। तो परिवर्तन आया और ये सम्मान समारोह की न्यूज बड़ी बड़ी अखबारों में छपी, और उसके बाद नगर निगम एलडीए जुट गया। और सेक्टर एफ का जो सबसे बड़ा गड्ढा था, गड्ढा था ही, वो सड़क थी ही नहीं, वो सिर्फ गड्ढा ही था, करीबन 500 मीटर का गड्ढा था। वो इतना अच्छा बन गया है, इतना बढ़िया रिपेयर हो गया है कि वहाँ के जो दुकानदार हैं आसपास के, आज भी जाता हूँ तो कोई फ्री में चीनी 1 किलो दे देता है, कोई एक पैकेट बिस्कुट का दे देता है कि भाई लीजिए, आपकी वजह से ये हमारी दुकानदारी बड़ी अच्छी चलने लगी। तो ये व्यंग्यकार को एक्टिविस्ट भी होना चाहिए और कुछ इस तरीके से भी सुधार होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप टेक्नोलॉजी से तो रिलेटेड है, ये साइंटिस्ट हैं, तो आपकी एक कविता है ब्लॉक प्रमुख के ऊपर, उसको आपने टेक्नोलॉजी से जोड़ा था। हाँ हाँ। तो क्या, कैसे आपने ये ब्लॉक प्रमुख और टेक्नोलॉजी, मैंने आपको जिक्र किया था, एक ब्लॉक प्रमुख होता है जो चुनाव लड़ता है, दूसरा ब्लॉक प्रमुख होता है तो बात बात पर व्हाट्सएप और फेसबुक पे ब्लॉक कर देता है। मैंने इस वाले ब्लॉक प्रमुख की बात कही थी। वो कविता की आपको वो लाइनें 4 लाइनें सुना देता हूँ कि तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना,
दिल में जो प्रोफाइल फोटो है वो कैसे ब्लॉक करोगे? और बंद किए सारे दरवाजे, लेकिन इतना समझा देना, मन की जो ओपन विंडो है उसको कैसे लॉक करोगे? और कि एहसासों का कातिल मैं हूँ, सारे गम का हासिल मैं हूँ। अरे फ्रेंड लिस्ट में लाखों होंगे, ब्लॉक लिस्ट में केवल मैं हूँ। वाह वाह वाह, कितनी सकारात्मकता है। वो सारी चैट डिलीट मार दो, लेकिन इतना बतला देना, 2.5 आखर जो बोले थे उनको कैसे साफ करोगी? तुमने ब्लॉक किया है मुझको, लेकिन इतना बतला देना। बड़ी ये पॉपुलर हुई ये भी कविता। और कि जब प्रत्युत्तर मिला प्रेम का, मोबाइल को चूम लिया था और आंखों की गहराई नापी थी, सेल्फी को जूम किया था। ओहो, अब देखिए ये आज के दौर की टेक्नोलॉजी है। पहले कभी कहते थे आंखें झील सी गहरी हैं, अब ज़रूरत नहीं है। अब आप उसको बढ़िया अच्छे मेगापिक्सल कैमरे से फोटो खींचिए और जूम कर लीजिए, रेटिना तक दिख जाएगा, पूरा अंदर तक दिख जाता है। मैंने देखा है इसको जूम करके। तो जूम कर लीजिए तो कितनी गहराई है नाप लीजिए, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। अब ये सुविधा आ गई है। इसमें एक अच्छा स्टेंजा था कि अंतर्मन की विचरण सीमा इंटरनेट से बहुत बड़ी है। अंतर्मन की विचरण सीमा इंटरनेट से बहुत बड़ी है। और वॉल फेसबुक की थी पहले, आज हमारे बीच खड़ी। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। कुछ ये टेक्नोलॉजी से कुछ अच्छी बात निकालने की कोशिश आज के दौर से। देखिए, मैंने लगातार देखा है आपकी जो पोएम्स रही हैं, जो आपकी कविताएं रही हैं, वो लगातार व्यंग के साथ सोसाइटी में चेंज लेके आई हैं। कहीं ना कहीं वो सरकार में भी चेंज लेके आई है। बिल्कुल। और आपने सोसाइटी में तो चेंज लेके आए, आपने एक लड़की की भी जान बचाई थी और वो भी बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। दिल्ली में एक लड़की सुसाइड करने जा रही थी और आपकी कविता पढ़ के रुक गई। वो क्या किस्सा था? वो देखिए आजकल की जो युवा पीढ़ी है, इसके अंदर सुसाइडल थॉट बहुत तेज़ी से आते हैं और इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। आज के जो परवरिश होती है और जो ये संगठन जो कहते हैं कि एकल परिवार हो गए हैं, उसके थ्रू एक लड़की थी जिसने मुझे जिसका मेरे पास बाद में कॉल आई तो बताई कि मेरे परिवार वालों से बड़ी अपेक्षा थी कि मैं बड़ी इंजीनियर बन जाऊंगी और वो मैं नहीं कर पाई और मैं फेल हो गई हूँ बीटेक में और अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तो जीना नहीं, तो क्या हुआ कि वो सारे थॉट उसके दिमाग में चल रहे थे। कुछ ऐसा हुआ कि उसकी एक फ्रेंड ने मेरी यही वाली कविता भेजी, लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। तो उस कविता को उसने उसी समय पढ़ा, टाइमिंग इतनी अच्छी थी। तो कविता पढ़ने के बाद में उसने वो इरादा त्याग दिया और कहा कि नहीं, मैं संघर्ष करूंगी, मैं लड़ूंगी, मैं इस बार फेल हो गई तो क्या, मैं अच्छा इंजीनियर बन के दिखाऊंगी। और आज वो एक बहुत बड़ी कंपनी में MNC में है और उसका पैकेज है इस वक्त 45 लाख रुपए पर एनम। तो वो कभी सुसाइड करने जा रही थी, तो कविता मिली, टाइमिंग अच्छी थी। तो ये वाकया मैंने लिखा था और उस लड़की ने भी डाला था कि एक कविता ने मेरी ज़िंदगी बचा ली और मेरी ज़िंदगी बना दी। बहुत अच्छे। तो कविता सार्थक हो गई। देखिए, टाइम की कमी है तो जी, बस जी। एक दो क्वेश्चन और। बिल्कुल। एक चीज़ मैं आपसे पूछना और चाहती हूँ। आपकी कविताएं हमेशा बहुत वायरल होती हैं और उसकी वजह से या जो भी रीज़न रहे और भी इतना आप अच्छा लिखते हैं, आपको बहुत सरकारी और गैर सरकारी अवार्ड मिले। तो क्या आप अवार्ड्स के ही लिए लिखते हैं? अवार्ड्स के लिए लिखता हूँ नहीं, ये गलत है। मैं लिखने के बाद अवार्ड मिलते हैं, ये सही है। अवार्ड के लिए कहाँ, अच्छा सबसे बड़ा अवार्ड तो ये सब तो सील्ड वील्ड ये सब रखी रह जाती हैं। आप देखिए कि तुलसीदास जी को कौन सा अवार्ड मिला था, कबीरदास जी को, किसी को पता कौन सा अवार्ड मिला था कबीरदास जी को? कौन सा? उनको पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण मिला था? कोई नहीं। अवार्ड सब किनारे रह जाते हैं। आपका जो कंटेंट होता है ना, वो आगे जाता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा अवार्ड वही होता है कि आपकी कविता कोई कहीं पढ़ रहा हो, आपको प्रतिक्रिया दे रहा हो, आप जब ना रहें, आप जब चले जाएं, उस वक्त भी आपकी कोई किताब इस पुस्तक मेले में बिक रही हो और जब कोई आपका नाम ना जान रहा हो लेकिन आपकी कविता गुनगुना रहा हो, ये सबसे बड़े अवार्ड होते हैं। बिल्कुल। तो अवार्ड तो मिलते रहते हैं। आप लिखते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि संस्थाएं हैं, सरकारी संगठन हैं, वो आपको अवार्ड देते रहेंगे। लेकिन उस अवार्ड की थोड़ी सी खुशी होती है, तात्कालिक खुशी होती है।
उसके बाद में खुशी तो वही होती है कि जब हम कविता पढ़ रहे होते हैं और आप ताली बजा रहे होते हैं, कभी कोई मेरी कविता पसंद आती है तो आपका फ़ोन आता है तो दिन बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आपने जो ये बोला, ये सही में एक बहुत अच्छा बैलेंस है कि आज की जो ये जनरेशन है, किंडल की जनरेशन है, अमेज़ॉन की जनरेशन, और आपकी तो बुक ट्रेंडिंग रही है जी, बहुत जी। महीनों तक के अमेज़ॉन पे, तो शायद हमको ये बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि हम किंडल पे भी पढ़ें और बुक्स भी पढ़ें। ये क्या है कि अब हर आदमी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, बिग बास्केट आ गया है, अब कोई जनरल स्टोर भी नहीं जाना चाहता है, और सारे शॉपिंग के इतने सारे ऐप्स आ गए हैं जहाँ पे आपको माल से भी ज़्यादा सस्ता वहाँ पे मिल जाता है। तो किताबों का भी यही हुआ कि किताबें भी आई, जब सब कुछ आया, जब सब्जी आ गई, जब दूध आ गया, अंडा मिलने लगा जब ऑनलाइन, तो किताब को भी ऑनलाइन आना ही आना था, क्योंकि भाई क्या करे, किताब की भी तो मार्केट, उसको भी तो बनानी, पब्लिशर को भी तो, लेखक को भी कुछ मिलना चाहिए, पब्लिशर को भी मिलना चाहिए। तो किताब की पूरी इंडस्ट्री भी शिफ्ट हुई, ऑनलाइन शिफ्ट हुई। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट सबसे बड़े माध्यम बने और उसका फ़ायदा है। अब कोई मेरी किताब वहाँ पर बैठा हुआ, हरदोई के किसी गाँव में बैठा हुआ है, वहाँ पे कोई बुक का स्टॉल ही नहीं है, वो किताब पढ़ना चाहता है, तो अमेज़ॉन पे गया, उसने किताब को ऑर्डर किया और आ गई, और डिस्काउंट पे आ गई। वहाँ पे तो उसको महंगी मिलेगी, स्टॉल पे कम पैसे में आ गई। कहीं कोई लेह लद्दाख में बैठा हुआ है, वहाँ पे नहीं है। कोई हिंदी बेल्ट, जो कोई साउथ इंडिया में जहाँ हिंदी बेल्ट नहीं है, साउथ इंडिया, वहाँ कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है हिंदी बेल्ट का, जो पढ़ना चाहता है, अमेज़ॉन पे उसने ऑर्डर किया, किताब मंगा ली। तो ये बड़ा माध्यम बन गया है, होता है पुस्तक मेले में आकर के किताब खरीदना, बुक स्टॉल से डायरेक्ट रिएक्शन मिल जाता है, डायरेक्ट रिएक्शंस मिल जाते हैं। और भाई अमेज़ॉन पे किसी, यहाँ हम लोग अवेलेबल भी रहते हैं, हम लोगों से हम लोग को विशेष शुक्रिया अदा करना चाहिए ऋचा जी का, जी, जी। अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज करा। सारे स्टेज बड़ा छोटा था, लेकिन कितना अच्छा इन लोगों ने यहाँ पे किया। इन बच्चों के लिए भी सब लोग अच्छी ताली बजा दीजिए, है ना, अप्रिशिएट करना चाहिए, और बहुत अच्छा लगा। तो पंकज जी से जो ऑटोग्राफ बुक लेना चाहते हैं तो प्लीज़ बुक लेके, और पंकज जी अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप आराम से उनकी ऑटोग्राफ बुक ले सकते हैं। जी, एंड थैंक यू सो मच ऋचा जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका चतुर्वेदी जी का।